71 साल के हुए इस संत को देखकर देश की राजनीति इतरा रही है, मनोहर मेरा है। 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक जिला के गांव निंदाणा में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके तपस्वी जीवन ने इस जन्मभूमि की पहचान को सदा के लिए गौरवशाली हस्ताक्षर में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 71 साल के हुए हरियाणा में 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की, जिसका नाम सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहना नहीं भूलते कि राजनीति के संघर्ष काल में जब वे हरियाणा में होते तो मनोहर उनकी ऊर्जा बनकर हर समय साथ नजर आते रहे। यही वजह है कि हरियाणा में 9.5 साल मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने के बाद जब मोदी जी को उनकी आवश्यकता महसूस हुई तो इस शख्सियत ने बिना एक पल सोचे हरियाणा की जिम्मेदारी से खुद को आजाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसा मंत्रालय दिया जिसके स्वरूप में आत्मनिर्भर विकसित भारत की छवि हर लिहाज से विश्व पटल पर सुदृढ़ता के साथ कदम ताल करती नजर आ रही थी। हरियाणा का यह लाल पिछले 10 सालों में देश का मनोहर कैसे बन गया, यह हम नहीं राजनीति बता रही है। वे देश की राजनीति में ऐसे हस्ताक्षर के तौर पर जाने जाते हैं जिसकी सार्वजनिक राजनीति तमाम तरह की आलोचनाओं, विरोध के हमलों को झेलते हुए धारा के विपरीत चलने की वजह से हर समय चर्चा में रही है। कई बार ऐसे दौर आए जब सरेआम इस नेता की गरिमा और प्रतिष्ठा पर हमला करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो हरियाणा में एक महिला सरपंच द्वारा भरे मंच पर सुनियोजित योजना के तहत अपना दुपट्टा उतारकर इस नेता की तरफ फेंककर सुर्खियां बटोरने वाली रही हो, या फिर किसान विरोधी नीतियों के नाम पर उन्हें गांवों में आने से रोका गया हो, गाड़ी पर हमला तक किया गया। इससे पहले हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम पर हुई जातीय हिंसा में इस नेता को हर किसी ने चौतरफा घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे मानसिक तौर पर तोड़ने में सभी तरह के हथकंडे अपनाए ताकि ये राजनीति से संन्यास लेकर उनका रास्ता साफ कर दे। इसीलिए उनके फैसलों का विधानसभा से लेकर गांवों की चौपाल पर जमकर मजाक उड़ाया गया। खटारा सरकार कहकर लंबे समय तक जमकर दुष्प्रचार जारी रहा। 2014 से शुरू होकर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव तक किसी न किसी तरीके से उन पर हमला जारी रहा। इस दौरान ऐसी एक नहीं अनेक घटनाओं के साथ माहौल बनाया गया जिसमें इस नेता की छवि को मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर खलनायक की तरह दिखाया गया। 8 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और हार जीत की समीक्षा हुई तो यह शख्स देखते ही देखते इस पूरे चुनाव में जीत का महानायक बनकर सामने आ गया। इस नेता ने अपनी कमाल की राजनीति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे को चट्टान की तरह मजबूत रखा। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों को भी खुद पर लेकर बिना शोर मचाए खत्म कर दिया। यहां तक कि विरोधी अपनी हार की जड़ तक पहुंचे तो उन्हें मनोहर ही नजर आए। भाजपा हाईकमान ने जब समीक्षा की तो यहां भी जीत का सूत्रधार मनोहर लाल मिले। इतना ही नहीं, उस समय हुए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी अब हरियाणा विकास मॉडल की जमकर सराहना हुई। कांग्रेस ने अपने पूरे चुनाव प्रचार में मनोहर लाल की पोर्टल व्यवस्था और नो पर्ची नो खर्ची से नौकरी देने की कार्य प्रणाली को खत्म करने का दावा किया, जो उनके लिए ही उल्टा पड़ गया। हरियाणा में 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे युवाओं को नौकरी मिली जिसमें अधिकांश बेहद ही जरूरतमंद परिवार से संबंध रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में नो खर्ची नो पर्ची के मनोहर सिस्टम की जमकर सराहना की। हरियाणा में भाजपा को हर लिहाज से मजबूत करने के बाद यह नेता अब अपने मंत्रालय की तमाम जन कल्याणकारी नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर देश के तमाम राज्यों का दौरा कर चुके हैं। 29 शहरों में मेट्रो परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। ऐसा हो जाने से भारत विश्व का दूसरा बड़ा नेटवर्क देश बन जाएगा। इस तरह अर्बन ट्रांसपोर्ट, पावर सेक्टर समेत देश के बुनियादी ढांचे में पीएम गति से नजर आ रहे नए आयामों को देखकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बनी भाजपा विरोधी पार्टी की सरकारों के मुखिया भी जमकर सराहना कर रहे हैं। वह दौर भी आ गया जब देश की राजनीति ने
उन्हें पूरी तरह से संत कहना उस समय शुरू कर दिया जब उन्होंने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर गीता की दिव्य अलौकिकता को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए विश्व पटल पर पहुंचा दिया, जो आज विश्व भर में प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में और अपना निजी आवास सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए दान करके राजनीति के मूल्यों को कमल की तरह खिला दिया। बात यही खत्म नहीं होती है। प्रयागराज रहे महाकुंभ के यमुना तट के एरेल घाट पर भजन संध्या में अपनी मनोहर आवाज से भक्ति की ऐसी गंगा बहाई कि सभी कुछ समय के लिए उसमें डूबते चले गए। इस तरह उनका यह व्यक्तित्व आज के राजनेताओं के लिए उस आईने की तरह है जो यह महसूस करा है, आसमान की ओर देखें, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारा मित्र है।